तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर जो कि क्लास 11 का चैप्टर है, इसमें से क्लास 11 में बहुत सारे टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं जो कि 25% के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स है, तो हम लोग वही करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये पहले पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद होगा जो कि रेजिस्टिविटी होती है, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रो को हम लोग कैसा लिखते थे पहले फॉर्मूला से, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखते थे, है ना। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा। तो रो को हम लोग क्या लिखते हैं, रो को हम लोग लिखते हैं आर ए बाय एल, ठीक है। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था, जहां पे रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इससे रिलेटेड आप इसको दोनों को फॉर्मूले को रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये डेफिनेशन में यही बताया है कि अगर मान लो कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर टी नॉट है, उस टेम्परेचर पे उस मेटल की रेजिस्टिविटी है आर नॉट। तो अगर उस टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाया गया या कम किया गया, समझो बढ़ाया गया टी पे, तो हमारा रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, उसी के हिसाब से वेरी होगा। और अगर ये दोनों चीज वेरी हो रही है तो मान लो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी उसकी होगी मेटल की, वो भी क्या होगी, चेंज होगी। बस इसी चीज को यहाँ बताया गया। तो डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट। तो ये हमारा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो कि एक स्पेसिफिक है आर नॉट इज गिवन बाय पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है आर से आर नॉट, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम अल्फा भी बोलते हैं या तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है दैट इज सेंटीग्रेड इनवर्स, और हम केल्विन इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है ए बी रेजिस्टेंस ए बी रेजिस्टेंस, तो कट ही हो जाएगा, तो बचेगा 1/T, ठीक है। तो एग्जाम में ये 1 मार्क के लिए डेफिनेशन, हाफ मार्क के लिए फॉर्मूला। कभी कभार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब आएगा, अगर रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और अगर रेजिस्टिविटी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। और ये अगर स्मॉल चेंज है तो स्मॉल चेंज के लिए हम आर माइनस आर नोट पर डी आर लिख सकते हैं, टी माइनस टी नोट को क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो दैट इज अवर फॉर अ स्मॉल चेंज, ठीक है। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब ईएमएफ डिवाइस के बारे में बात करेंगे। ईएमएफ डिवाइस होता क्या है, देखो अभी मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस है, ठीक है। तो व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, तो उसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस दिस कंडक्टर। कब, जब ये चार्ज क्या हुए, मूव करना चालू किया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप। लेकिन अभी यही जो चार्ज है ये स्टडी फ्लो होने के लिए, ठीक है, फॉर स्टडी फ्लो ऑफ चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस क्या चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट, तभी क्या होगा, हमारा चार्ज क्या होगा, स्टडीली फ्लो होगा। तो ऐसा करने के लिए हमें एक डिवाइस यूज करना पड़ता है, जो डिवाइस को हम बोलते हैं ईएमएफ डिवाइस। तो ये ईएमएफ डिवाइस क्या करता है, वो प्रॉपर वर्क प्रोवाइड करता है सो दैट ये चार्ज क्या हो, स्टडीली मूव हुआ हो। तो ये ईएमएफ डिवाइसेस से फॉर क्या होगा, इसमें वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे W/Q। तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड होगी इस चार्ज को, ताकि वो स्टेडी फ्लो हो, वो किस डिवाइस से होगी, ईएमएफ डिवाइस से होगी। ऐसे ही कुछ ईएमएफ डिवाइसेस का नाम है सोलर सेल, फ्यूल सेल, इवन आप जनरेटर का भी नाम ले सकते हो। ये सारे क्या है, ईएमएफ डिवाइसेस है, जो कि क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट ये चार्जेस क्या हो, स्टेडीली फ्लो हो इन अ कंडक्टर, और उसके क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, ठीक है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका अरेंजमेंट कैसे करना है, सीरीज में करना है और पैरेलल में करना है। तो सीरीज में जब सेल अरेंज होते हैं तो डायग्राम में हमने यूजुअली देखा हुआ है कि जो एक सेल का नेगेटिव होगा वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो इसी टाइप से जो सेल्स होते हैं वो कैसे सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये सेल E1 है और ये सेल E2 है, तो E1 का नेगेटिव E2 के पॉजिटिव से कनेक्ट है। ऐसे ही आप आगे 12th स्टैंडर्ड में भी सर्किट देखने वाले हो, ठीक है। जो ये सेल का अरेंजमेंट होता है, इनका एडवांटेज क्या होता है, जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है ना, ईएमएफ, वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी लार्जर, ठीक है। दूसरा चीज है, अगर इनमें से कोई भी सेल डैमेज हो गए तो वो इजीली आइडेंटिफाई करके रिपेयर किया जा सकता है जब ये सीरीज में अरेंज होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें तुरंत पता चल जाता है कौन सा सेल वर्किंग है, कौन सा नहीं है। ऐसे ही जब ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ना, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव ईच इंडिविजुअल पॉजिटिव को, नेगेटिव ईच इंडिविजुअल नेगेटिव को। जैसे यहाँ पे भी सेल E1 है और सेल E2 है, तो E1 का पॉजिटिव E1 के E2 के पॉजिटिव को कनेक्ट होगा, और E1 का नेगेटिव E2 के नेगेटिव को कनेक्ट होगा, ठीक है, अक्रॉस के दोनों
पोटेंशियल डिफरेंस होता है VB1 VB2। अब मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस VB1 माइनस VB2 है, तो उसको हम लोग फॉर सेल E1 ऐसे लिख सकते हैं, उसका EMF E1 और उसके थ्रू जो पोटेंशियल है दैट इज I1 R1। सिमिलरली सेल अगर हम लोग ये E2 की बात करें तो उसके थ्रू E2 माइनस E2 जो होगा EMF होगा और IR2 क्या हो जाएगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और ये I2 क्या होगा करंट होगा, और ये I1 भी हम रीसब्स्टिट्यूट अगर करोगे आप तो ये E1 माइनस V/R1 करंट होगा। तो अगर आप ये करंट I1 टोटल करंट देखना चाहोगे जो इसके थ्रू फ्लो होगा दैट इज I1 प्लस I2, तो ये I1 होगा ये I2 होगा, दोनों को अगर आप ऐड करो तो ये E1/R1 V/R1, E2/R2 V/R2, तो इसको आप E2 भी लिख सकते हो या ऐसा भी दे सकते हो E2, ठीक है, स्मॉल E2। तो अभी यहाँ पे देखो E1/R1 माइनस V/R1 I1 का था ये, और ये E/R2 अपॉन V/R2 ये I2 के लिए था। तो ये माइनस V1 दिख रहा है माइनस V/R1 और ये V/R2, तो हम क्या करेंगे ये E2R2 को यहाँ ले लेंगे प्लस में, ठीक है, और ये वाला माइनस आप यहाँ शिफ्ट कर लो, तो ये दोनों में आप देख रहे हो माइनस V कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 1/R1 1/R2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, R2 को E1 के साथ, R1 को E2 के साथ, और R1 R2 को टुगेदर। ऐसे ही इसको भी R1 को ये 1 के साथ, तो R2/R1 अपॉन R1 इंटू R2 हो जाएगा। वो दोनों कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें से ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन R1/R2 और ये I वाला माइनस I, तो ये माइनस I क्या कर सकते हो आप, माइनस I ये जब R1 R2 है ना, ये इस तरफ लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये R1 R2 मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये R1 R2 और ये R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, और ये R1 प्लस R2 नीचे डिवाइड में आएगा, ठीक है, इसकी जगह पे, तो यहाँ पे देखो R1 R2 डिवाइड में आ गया। वैसे ही ये जो I है ये वाला इसके पास भी जाएगा, तो ऊपर R1 R2 रहेगा और नीचे R1 प्लस R2, तो देखो ऊपर R1 R2 नीचे R1 प्लस R2, इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, ई का ईएमएफ का जो भी सोर्स है इसको इक्विवेलेंट, और इसको इक्विवेलेंट आर बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए आई आर इक्विवेलेंट वी इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये करंट का चीज है, ये करंट के टर्म में भी आपको न्यूमेरिकल में आ सकता है, वो याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका जो एडवांटेज है पैरेलल का, पैरेलल में एडवांटेज ये है कि पैरेलल में आप इजीली क्या कर सकते हो, जो भी ओपन सर्किट अगर होगा, मान लो एक सेल डिफॉल्ट भी हो गया, एक सेल कोई खराब भी हो गया, तो भी जो बाकी के सेल्स है वो ऑपरेशनल रहेंगे, ठीक है, तो भी आपका सर्किट ऑपरेशनल रहेगा, ठीक है। तो पैरेलल के केस में वो एक एडवांटेज है, और पैरेलल के केस में एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपको ना ईएमएफ बढ़ाना है, तो अगर आप कोई सेल ईएमएफ बढ़ाओगे, सेल अटैच भी करोगे ना पैरेलल में, फिर भी इस सर्किट का ईएमएफ लार्जर नहीं होगा, जो कि सीरीज के केस में इजीली हो सकता है। सीरीज में क्योंकि वो सीरीज में अरेंज है तो पोटेंशियल आपका बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पैरेलल में अरेंज है तो पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा। लेकिन इसका एक एडवांटेज यही है कि अगर इसमें से कोई भी एक सेल अगर वर्किंग नहीं है तो बाकी का पूरा सेल का सर्किट जो है वो चलता रहेगा, फंक्शनल रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल समझ में आया होगा। थैंक यू।